हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आप जितने भी BPSC TRE 4.0 वाले हैं या BPSC सिविल सर्विस वाले हैं या और भी बिहार दरोगा वाले हैं, उन सभी के लिए हमारे चैनल पे क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक वाइज क्लासेस होगी। सबसे पहले आपको हिस्ट्री से क्लास होगा, फिर वैसे ही करके आगे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करके कराया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो आप BPSC के एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे 1 to 5 वाले हो या 6 to 8 वाले या 9th-10th वाले, आप लोग क्वेश्चन के लेवल को देख करके समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खास करके आप 6 to 8 वाले देखेंगे तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके गए होंगे, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2.0, उसमें आप देखे होंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था उससे ज़्यादा क्वेश्चन था। लेकिन इस बार 3.0 में गए हैं तो इसमें देखे हैं कि क्या दिया गया है। इसमें आपको एशियंट, मिडाइवल और आधुनिक से क्वेश्चन ज़्यादा दे करके आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री था उससे क्वेश्चन कम कर दिया गया था। तो आप कोई भी नहीं कर सकता कि कहाँ से BPSC क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसका कोई एरिया लिमिट नहीं है, क्योंकि BPSC जो है अपना सिलेबस डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सारे सिलेबस को पढ़ के जाएँ। आप एक BPSC सिविल सर्विस वाला सिलेबस देख ले, जिसमें प्री का सिलेबस दिया है, उसमें जो जो सब्जेक्ट दिया है उसको कंप्लीट करके जाएंगे ना, तो आपसे जो TRE में क्वेश्चन पूछता है शिक्षक अध्यापक भर्ती में, उससे आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिए BPSC का नेचर है, वो अपने नेचर के अनुसार ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप उससे थोड़ा सा कम पढ़ के जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, और अभी आपके पास सफिशिएंट समय है। अक्टूबर में तो आपके लिए फॉर्म आएगा, नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा, लगभग 4-5 मंथ का टाइम है। इतना टाइम में आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे भी क्लासेस चलते रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी सब्जेक्ट है सबका सिलेबस एक एक करके कंप्लीट किया जाए, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास सबसे पहले देखते हैं इतिहास क्या है, आखिर इतिहास है क्या। तो देखिए, प्राचीन से लेकर के अभी तक वर्तमान में जो भी घटना हुई है उसका एक कालक्रम होता है। कार्यक्रम के अनुसार एक घटना जो होता है, कार्यक्रम के अनुसार जो वर्णन किया जाता है, उसका मतलब स्टेप वाइज क्या किया गया है, वर्णन किया गया, उसी को इतिहास कहा जाता है। और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास में एक बात और भी आप जानेंगे कि इतिहास में जो होता है सिर्फ इंसानों का अध्ययन किया जाता है, ना कि इसमें किसी जानवर का अध्ययन, किसी पेड़ पौधे का अध्ययन, किसी ऐसे चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे, पहले से अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो प्राचीन भारत में देखेंगे, मध्यकालीन भारत में देखेंगे। प्राचीन भारत में आपको सिंधु सभ्यता भी है, जैसे या प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जो भी कुछ है उसमें भी आप देखेंगे मानव की ही चर्चा है। मध्यकालीन भारत में आएंगे तो मुस्लिम आक्रमणकारी ये सब के बारे में आप देखेंगे, जिसमें भी मानव की चर्चा है। आधुनिक भारत में आप आएंगे तो देखेंगे जो अंग्रेज़ों के द्वारा जितना भी विरोध हुआ है, अंग्रेज़ों की शासन रही है, उसमें भी आप देखेंगे तो मानव की ही चर्चा है। ठीक है, तो सारे जगह क्या है, इतिहास में आपको इंसान से जुड़ी ही घटना का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो भारत का इतिहास है उसे इतिहासकारों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया। जब इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ उस समय क्या किया गया, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया अध्ययन के अनुसार। सबसे पहले आपको प्राचीन भारत बांटा गया, फिर मध्यकालीन भारत बांटा गया, उसके बाद आपको आधुनिक भारत बांटा गया। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले भारत के इतिहास में भी सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आखिर प्राचीन भारत की अब बात आता है कि आखिर प्राचीन भारत के इतिहास हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि जो अभी हमारा वर्तमान स्थिति है उसकी आखिर जड़ कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो अभी जो हमारी जो अभी की समाज और संस्कृति है उनका विकास कब और कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राचीन भारत से ही मिलती है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास का जब पुनर्निर्माण हुआ था, देखिए पहले से तो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत का इतिहास था जिसमें मानव अपना जीवन रह रहे थे। लेकिन जब इनके स्रोतों का पता चला आगे चल के, तो उस स्रोत के आधार पर फिर से क्या किया गया, प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है,
इसका पुनर्निर्माण जो है विभिन्न स्रोत के आधार पर किया गया है। ये स्रोत है आपको साहित्यिक स्रोत हो गया और पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में आप देखेंगे तो ब्राह्मण साहित्य देखेंगे, जिसमें आपको ऋग्वेद, सामवेद, चतुर्वेद ये सब क्या आते हैं, ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। फिर बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध धर्म था उनमें जो साहित्यों का वर्णन किया गया है, साहित्य की रचना की गई है, उसमें आपको प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर से जैन ग्रंथ से आपको मिलती है। उसके अलावा अन्य विदेशी यात्री थे, विदेशी जो पर्यटक थे भारत आते थे, उनके द्वारा उनके साहित्य में वर्णन किया गया है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। उससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसा जीवन यापन व्यतीत करते थे, तो उससे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपको पूरा लेख देखने को मिलेगा। उस समय के लोग सिक्के जो यूज करते थे, उन सिक्कों से पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। फिर से स्थापत्य, उस समय के राजा के द्वारा कुछ किसी चीज़ का निर्माण कराया गया है, उस स्थापत्य का अवशेष बचा है, उससे जानकारी मिलती है। या उस समय के जो लोग रहते थे उनकी जब उस समय के जो उनका जब जीवन यापन खत्म हो गया, उसका उत्खनन किया गया, तो उससे पता चला है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। तो पुरातात्विक स्रोत में कुछ भौतिक अवशेष भी मिला है, उससे भी जानकारी मिली है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में देखते हैं ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है। तो ब्राह्मण साहित्य में आपको ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और 2 महाकाव्य है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इनसे भी जानकारी मिलती है प्राचीन भारत की। फिर से पुराणों में इन सारे में क्या किया गया, जो प्राचीन भारत था उस समय के लोगों के बारे में चर्चा की गई है, उस समय के राजा महाराजा के बारे में बताया गया, उस समय के शासन काल के बारे में बताया गया। इससे भी प्राचीन भारत का कुछ स्रोत मिला, जिससे प्राचीन भारत का निर्माण हुआ। उसके अलावा आपको बौद्ध साहित्य में देखने को मिलेगा, जो बौद्ध धर्म था उस समय बहुत सारे साहित्य का निर्माण, जैसे कि विनय पिटक हो गया, सूत पिटक, अभिधम पिटक, उस समय के जो महावंश थे उनसे दीप वंश। बौद्ध साहित्य में जो ललित विस्तार है उससे दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र जो है, जो अश्वघोष के द्वारा रचना की गई है, उससे भी हमारे प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। महाविभास की रचना वसुमित्र के थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वसुमित्र, उससे भी जानकारी मिलती है। फिर से बुद्ध धर्म की जो पूर्व जन्म की कहानी है जातक, उनसे भी क्या मिलता है, प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। उसके अलावा आप जैन ग्रंथ में आएंगे, जैन ग्रंथ में आपको कल्प सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, आचार्यांग सूत्र, इन सारे स्रोतों से क्या मिलता है, प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। कुछ ऐतिहासिक साहित्य स्रोत भी है, जैसे कि आप देखेंगे राजतरंगिणी जो है, कल्हण नामक कवि के द्वारा, जो इतिहासकार थे उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। देखिए अभी का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, या जो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई किसके द्वारा लिखा गया है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके जो लेखक है ना, उनका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया, कल्हण के द्वारा। वैसे पृथ्वीराज रासो के द्वारा चंद्रवरदाई लिखा गया है। हर्षचरित जो है ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा, और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, इनका नाम चाणक्य भी है, इनके द्वारा क्या किया गया, अर्थशास्त्र लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा, और स्वप्न वास्तवदत्ता जो है भास के द्वारा लिखा गया है। तो इन सारे लेखक का नाम आप याद रखेंगे, ये ऐतिहासिक स्रोत में आता है। इनके द्वारा इस सारी चीज़ों की रचना की गई है। ठीक है, और इससे आपको प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। कुछ राजाओं के द्वारा भी रचना की गई है, साहित्य की रचना की गई, जैसे हाल जो थे सातवाहन वंश के शासक थे, इनकी जो रचना है वो गाथा सप्तशती है। ठीक है, महेंद्र वर्मन जो थे पल्लव वंश से थे, और इनकी रचना है मतविलास प्रहसन। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन जो थे वर्धन वंश से थे, हर्षवर्धन, इनकी रचना है, इनकी 3 रचना थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। इन तीनों रचना से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। सोमेश्वर जो थे वो चालुक्य वंश से थे, इनकी रचना है मानसोलास। तो इन सारी रचनाओं को भी याद रखेंगे, इन साहित्य का, इसे भी पूछा जा सकता है कि किनका कौन सी रचना है। देखिए जो साहित्यिक स्रोत मिला है, साहित्यिक ग्रंथ मिला है, उनके बारे में कुछ तथ्य दिया गया है। जैसे कल्हण की राजतरंगिणी है, इस राजतरंगिणी में जो यह संस्कृत भाषा में है,
और पहली बार ऐतिहासिकता की अगर झलक कहीं देखने को मिलता है तो कल्हन की राज तरंगिणी में ही देखने को मिलता है। वैसे ही आप महावंश और दीप वंश में आएंगे तो यह जो है आपको बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है और इसमें दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। ये ललित विस्तार जो है ये भी बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसकी रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि जो है पाणिनि जो है उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत व्याकरण कौन सा था, तो अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें मौर्य काल की जो सामाजिक जीवन का वृत्तांत है इसी में मिलता है। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी जो कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है व्याकरण उसी पे इसका भी आधारशिला है। ठीक है, उसी पर आधारित है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी जो कि किसके थे, हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इस एग्जाम में पूछा भी गया है कि हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। या बाणभट्ट के जो बाणभट्ट के रचनाकार क्या है तो हर्षचरित है। वैसे ही अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, कौटिल्य थे जिनका नाम आपको चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त सारे मिलता है और मौर्य काल से संबंधित थे। और इनके जो अर्थशास्त्र है इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के बारे में चित्रण किया गया है। वो सभी के सभी भारतीय थे और उनसे क्या हुआ था कि प्राचीन भारत के बारे में कुछ स्रोत मिले थे। ठीक है, अब हम देखेंगे विदेशियों के द्वारा भी कुछ विवरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध रूप में पढ़ने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, इसलिए इतिहास का पिता कहता है। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका जिसमें इन्होंने प्राचीन भारत के बारे में बताया है। तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। या हेरोडोटस की पुस्तक क्या है, तो हिस्टोरिका है। ठीक है, ऐसे से आपको स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है एक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे और इनकी एक रचना है इंडिका। ठीक है, इंडिका इनकी रचना, तो इंडिका किनकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की है। ये मूल रूप से अप्राप्य है लेकिन इसके उदाहरण जो अनेक प्रख्यात लेखकों के रचनाओं में आए हैं इसके बारे में दे रहा है, इंडिका के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके राजदूत थे, मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और उसके बाद इनकी रचना जो है इंडिका है। इससे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक अज्ञात लेखक थे जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका मतलब होता है लाल सागरण का विवरण। इसमें इन्होंने भारतीय बंदरगाह, प्राकृतिक स्थिति और वहाँ उस समय जो व्यापार होता था उस पर प्रकाश डाला है इस पुस्तक में। ठीक है, एक लेखक है टॉलमी। टॉलमी की पुस्तक है जियोग्राफिका। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी दी थी और इसी में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रही है, चारों ओर चक्कर लगा रही है, जो कि गलत था लेकिन टॉलमी के द्वारा यह बात बताई गई थी। नेक्स्ट है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो थे मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना था। स्ट्रैबो भी एक लेखक थे। तो यूनान लेखक में इतना थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से यूनानी लेखक है, तो ऐसे भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन क्या है ना बहुत घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे या तो इस लेखक और इनके बुक का नाम पूछ देगा, नहीं तो पूछ देगा कि निम्न में से कौन यूनानी लेखक नहीं है या कौन कौन यूनानी लेखक है, कौन रोमन लेखक है। तो इस सबको भी आपको याद रखना होगा। तो यूनानी लेखक में आपको हेरोडोटस हो जाएंगे, मेगास्थनीज, एक अज्ञात लेखक है इसका नाम तो नहीं देगा लेकिन आपको इसके बुक का नाम देगा। नेक्स्ट आपको टॉलमी हो गया, स्ट्रैबो हो गया, सब के सब क्या थे, तो आपको यूनानी लेखक थे। नेक्स्ट है रोमन लेखक। रोमन लेखक जो है, रोमन लेखक में आपको प्लिनी आ जाएंगे। प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। इस पुस्तक में इन्होंने भारत और इटली के बीच में जो भी व्यापारिक संबंध हुआ है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो प्लिनी कौन थे, रोमन लेखक थे। अब आते हैं हम चीनी पर्यटक के बारे में। देखिए बहुत सारे चीनी पर्यटक जो थे वो भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आए। ठीक है, और बौद्ध तीर्थ के दर्शन करने आए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए। उसमें सबसे पहले आए थे आपको फाहियान। फाहियान जो थे यह किस राज्य के राजा के कार्यकाल में आए थे, तो इसे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो आपको गुप्त वंश से थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान जो है भारत आए थे और इस समय इन्होंने जो है जिसको 5वीं सदी माना जाता है, इस समय इन्होंने फोक युग की रचना की थी। और इस फोक युग में गुप्त काल में भारत के जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति है
स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने अपना प्रकाश डाला था। ठीक है, नेक्स्ट है इनके बाद फाहियान के बाद आए थे ह्वेनसांग, जिनका आप युआन शुआंग भी नाम आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऐसे ही युआन चुआंग ऐसे करके लिखा होता है। तो ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, वर्धन वंश से हर्षवर्धन थे, इन्हीं के काल में आए थे। तो देखिए ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, तो ये तो आपको याद रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनके बुक का नाम फाहियान, फ से फाहियान, फ से फोक्यूकी। ये बुक का और लेखक का नाम हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। फाहियान की पुस्तक है फोक्यूकी और ह्वेनसांग की पुस्तक है शियूकी। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, फो क्यू की होगा कि सी क्यू की होगा। तो एक का आपके दिमाग में अगर सिट रहेगा कि इसका यही होगा तो दूसरे का आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपको फाहियान देख लीजिए, फाहियान की पुस्तक क्या है, फ से फाहियान, फो से फो क्यू की। तो ये आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे कन्फ्यूज नहीं होंगे और गलत नहीं होगा। और दूसरा अगर ह्वेनसांग आ गया तो आप ऐसे फ से फाहियान, फ से फो क्यू की याद किए थे, ह्वेनसांग क्या जो सी यू की है ये आपसे गलत नहीं होगा। वैसे ही देखिए ह्वेनसांग है और पूछेगा किसके कार्यकाल में आए थे, तो ह से ह्वेनसांग हो जाएगा, ह से हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ह्वेनसांग का हर्षवर्धन आपसे क्लियर कर लिए अपने माइंड में सेट कर लिए, तो जब फाहियान के बारे में पूछेगा तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय आराम से याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ देखा जाता है ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट रहे। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में गलत होता है और थोड़ा सा से आपको 1-2 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। ठीक है, तो देखिए ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के काल में आए थे, 629 ईस्वी में भारत आए थे और इनकी जो रचना है शियू की रचना है। इनके अनुसार जो है भारत को इंटू यानी और चंद्रकार नाम देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इत्सिंग। सबसे पहले फाहियान आए, फिर ह्वेनसांग आए, फिर आए चीनी यात्री थे इत्सिंग। यह भारत आए थे और इन्होंने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। इनकी जो रचना है इत्सिंग की, उसमें उस समय का जो नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसका वर्णन किया है। तो चीनी यात्री के बाद आप आ जाएंगे अरबी लेखक में। अरबी लेखक में आपको सुलेमान हो गए, अलबरूनी हो गया, इन सारे लेखकों के बारे में उल्लेख है। तो सुलेमान जो जब भारत आए थे, ये 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और यह जब भारत आए उस समय पाल एवं प्रतिहार वंश का शासक था। तो इन शासकों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है अपने पुस्तक में। नेक्स्ट है अलबरूनी। अलबरूनी की पुस्तक जो है तहकीक ए हिंद है, जिसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है और ये मोहम्मद गजनबी के समकालीन थे, यानी इसके साथ ही ये भारत आए थे। इन्होंने भारत के निवासी के जो दशा था उसका वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। इन लेखक के अतिरिक्त भी है तिब्बती बौद्ध लेखक थे तारानाथ। इनकी रचना है कंग्यूर तंग्यूर। ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। वैसे तो सारा क्वेश्चन जितना भी आप इसमें देख रहे हैं सबसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया था, इसमें सब इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ पे जो तारानाथ है ना, ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। कंग्यूर और तंग्यूर नाम के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इनकी रचना है। तो देखिए साहित्यिक स्रोत, जैसे कि आपको पता है कि स्रोत में क्या था, एक साहित्यिक स्रोत था और एक पुरातात्विक स्रोत था। तो हमारा साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे हम पुरातात्विक स्रोत में। देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, या तो कोई अभिलेख लिखा गया होगा, राजा महाराजा के द्वारा उस समय बहुत सारी चीज़ लिखवाए जाते थे तो अभिलेख होगा, या व्यापार करने के लिए सिक्के या मुहर होते थे उनका जो अवशेष बचा होगा उससे मिलता है। कुछ राजाओं के द्वारा स्मारक बनाई जाती थी, जैसे कि अशोक स्तंभ अशोक के द्वारा बनाया जाता था। कुछ मूर्ति बनाई जाती थी, चित्रकला भी बनाया जाता था। कुछ भौतिक अवशेष भी मिला है, जैसे उस समय लोग कोई कोई चीज़ का यूज करते थे जिसका अवशेष आज भी बचा हुआ है, तो उससे भी पूरा स्रोत मिलता है, जिससे हम भारतीय जो प्राचीन भारत है उसके बारे में जानते हैं। मृदभांड मिला है, यानी मिट्टी का बर्तन मिला है। फिर से उस समय लोग क्या आभूषण पहनते थे, उस आभूषण को देख कर के भी अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसे इन सारे स्रोत क्या मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। तो देखिए जो इन सारी चीज़ों की खोज करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पुरातत्व शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, और भारत के जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जो पितामह यानी पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। देखिए जो यहाँ पे आपको शब्दावली दिया गया है, अभिलेख दिया गया है, सिक्का मुहर ये सब दिया गया है, उससे कुछ कुछ शब्दावली के बारे में बताया गया है कि अभिलेख क्या होता था। तो जो लेख मुहर पे
प्रस्तर स्तंभ पे या स्तूप जैसे बौद्ध स्तूप देख रहे हैं, चट्टान हो गया या ताम्रपत्र हो गया जिस पे क्या किया जाता था, कुछ कुछ लेख लिखा जाता था ताम्रपत्र पे, पांडुलिपि लिखी जाती थी, उन सब पे मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो अभिलेख का क्लियर हो गया। आपसे डायरेक्ट क्या करेगा ना एग्जाम में, इतना सारा लिख देगा और पूछेगा इसे हम क्या कहते हैं, जो लिखा हुआ होता है उस लेख को हम क्या कहते हैं, तो अभिलेख कहते हैं। उसके बाद दे रहा है कि एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है जो अभिलेख का अध्ययन करते हैं ना, उसी के को एपिग्राफी कहा जाता है। और पेलियोग्राफी जो होता है अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन का पूरा लिपि शास्त्र जो होता है पेलियोग्राफी कहलाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे स्टैटिक टाइप का है तो आप इसको याद कर लेंगे। न्यूमिस्मेटिक जो होता है सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। अब देखिए सिक्के के बारे में देखते हैं कि आखिर सिक्के का जो प्राचीन इतिहास रहा है, सिक्के की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से है, सबसे पहले सिक्का क्या है। देखिए सबसे प्राचीन सिक्का देखेंगे ना, तो सबसे प्राचीन सिक्का पंचमार्क होता था, जिसे हम आहत सिक्का भी कहते थे। इसको क्या होता था, जैसे नहीं मुहर का ठप्पा लगाया जाता है, उसी तरह ये भी होता था। ठीक है, इसलिए इसे आहत सिक्का क्या कहा जाता था, क्योंकि इसे आहत किया जाता था। साहित्य में इन सिक्कों को कसारपन भी कहा गया है। पुराना जो सिक्का होते थे आपको तांबा, चांदी, सोना और शीशा के बनते थे। जैसे आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक जो आरंभ में सिक्का बनते थे उस समय आपको उसमें कुछ प्रतीक देखने को मिलता था, कोई चीज़ बनाया जाता था, दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा ने उसमें कुछ कुछ चेंजिंग हुआ राजाओं के द्वारा, और उस सिक्के पे कोई राजा अपना चित्र बनवाने लगे, कोई देवी देवता का नाम लिखवाने लगे, कोई उसमें तिथि नाम और तिथि जो डेट होता था उसको भी लिखवाने लगे। तो धीरे धीरे सिक्कों में क्या हुआ, चेंजिंग आते गया। अब देखते हैं सबसे पहले सोने के सिक्के जो है कुषाण राजा के द्वारा जारी किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो किसके द्वारा जारी किया गया था, किस राजा के द्वारा, तो कुषाण राजा के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सर्वाधिक सिक्के देखेंगे आप, सर्वाधिक सोना का सिक्का तो गुप्त शासक के द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट समुद्रगुप्त जो है अपना सिक्का जारी किया था, उस पर खुद का फोटो बनाए थे, खुद का चित्र बनवाए थे, जिसमें उनको बीना बजाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, और सातवाहन शासक जो थे उन्होंने शीशे का सिक्का जारी किए थे। तो इतना सिक्का से संबंधित क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि गुप्त काल में सोना और चांदी के सिक्के चलाया जाता था, तो उस समय जो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और जो चांदी का सिक्का होता था ना उसे रूपक कहा करते थे लोग। तो सिक्का हो गया। अब अभिलेख देखते हैं कि अभिलेख कहाँ कहाँ से मिला है और कहाँ कहाँ पे है इसका। तो देखिए अभिलेख जो है मुहर, प्रस्तर स्तंभ, चट्टान, तामपत्र, इन सारी चीज़ों पे मिलते हैं, और मंदिर की दीवारों पर भी अभिलेख आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, अभिलेख क्या होता है, कोई चीज़ उसमें उत्कीर्ण करके लिखा गया होता है। ईंट या मूर्तियों पर भी आपको अभिलेख देखने को मिला है, और सबसे अधिक आप अभिलेख देखेंगे तो मैसूर जो संग्रहालय है वहाँ पे अभी संग्रहित करके रखा गया है। जो अभिलेख मिला है उसको ले जा करके मैसूर संग्रहालय में रखा गया है। और उस समय जो मौर्य वंश के बाद का और गुप्त वंश के जो अधिकांश अभिलेख मिले हैं उसे कार्प्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। ठीक है, इसको आप VBI करेंगे, क्योंकि ये वाला तो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं कि जो जैसे कि आज हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारा एक लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, उस देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन उस समय जो अभिलेख लिखा जाता था उसे किस लिपि में लिखा जाता था। तो देखिए उस समय 4 अभिलेख हुआ करता था, 4 लिपि हुआ करते थे। प्राकृत लिपि, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी एवं ग्रीक जिससे यूनान को ग्रीक भी बोलते हैं, तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। ठीक है, तो प्राकृत लिपि जो है सबसे आरंभिक अभिलेख है, इसको प्राकृत भाषा में लिखा जाता है। सबसे पहले किस लिपि को लिखा जाता था, तो प्राकृत लिपि को लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन अशोक का जो शिलालेख मिला है सबसे अधिक शिलालेख उनका ब्राह्मणी लिपि में, और भारत में जो भी शिलालेख अशोक का मिला है वो ब्राह्मणी लिपि में ही देखने को मिला है, और इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मणी लिपि हो गया। खरोष्टी लिपि जो है, देखिए अशोक के शिलालेख जो था, अशोक का जो अभिलेख था ब्राह्मणी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता था,
लेकिन वहीं आप खरोष्टी लिपि में आएंगे तो इसको दाएं से बाएं इधर लिखा जाता था, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता था। दोनों लिपि में यही अंतर था लिखावट का, एक दाएं से बाएं लिखा जाता था, एक बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि है। यूनानी एवं ग्रीक अरमाइक यूनानी जिसे ग्रीक बोलते हैं, ग्रीक के अरमाइक लिपि जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक का अभिलेख मिला है वो ग्रीक के अरमाइक लिपि में ही लिखा गया है। तो इन चार जो अभिलेख थे 4 लिपियों में लिखे गए थे। इन सभी का नाम आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। इसमें कुछ अभिलेख के बारे में दिया गया है कि 14वीं जब सदी आया उस समय फिरोज शाह तुगलक को अशोक के जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने अशोक के 2 शिलालेख था, एक मेरठ में था जो कि यूपी में पड़ता है और दूसरा टोपरा जो हरियाणा में पड़ता है। उन सारे दोनों अभिलेख को दिल्ली लाया गया था और जो अशोक का शिलालेख है उसे 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था सबसे पहले। चलिए तो आगे देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो कुछ शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, शासकों के द्वारा लिखवाया गया है। तो देखिए समुद्रगुप्त जो थे वह गुप्त वंश से थे, ठीक है। और इनकी जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो कहाँ है, इलाहाबाद में है। इन सारे को याद रखेंगे आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। खास करके जो 1 to 5 और 6 to 8 वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है रुद्रदामन जो थे शक वंश से संबंधित थे और इनका जो एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ये बहुत ही फेमस अभिलेख है, VVI मान लीजिए इसको। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो कि गुजरात में है। तीसरे नंबर में स्कंदगुप्त, ये भी गुप्त वंश से संबंधित है और स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है वो भीतरी स्तंभ लेख है जो कि गाजीपुर में है। खारवेल जो है कलिंग के शासक थे और इनका जो अभिलेख है कहाँ है, हाथी गुफा अभिलेख है राजा खारवेल का। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय, इनको ये चालुक्य वंश से संबंधित थे पुलकेशिन द्वितीय, इनका अभिलेख जो है ऐहोल अभिलेख है। ऐसे आपको मिलान करने के लिए ऐसे करके दे देगा कि कौन सा सुमेलित है या सुमेलित करे, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा भोज जो थे वो वर्धन वंश से संबंधित है, इनका अभिलेख जो है ग्वालियर प्रशस्ति है जो कि मध्य प्रदेश में है। विजयसेन का अभिलेख जो है वह देवपाड़ा अभिलेख है। हर्षवर्धन का अभिलेख जो है मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख है और यशोधर्मन का अभिलेख जो कि यशोधर्मन जो थे मालवा नरेश थे और मंदसौर अभिलेख इनकी है, ठीक है। तो अभिलेख जो शासक के द्वारा निर्मित किए गए थे उनके बारे में हम देख लिए हैं। 10वें नंबर पे आते हैं गौतमी वलसरी जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है, नासिक अभिलेख इनका है। इसको जो है आप कुछ ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है तो समुद्र कहाँ है, आपको ऐसे प्रयागराज में नदी है तो आप इसको एक समुद्र की तरफ मान ले सकते हैं। तो समुद्रगुप्त किससे तरफ संबंधित थे, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से थे। ऐसे कर करके आप मतलब क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कुछ ट्रिक बना करके ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इन अभिलेखों के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य भी दिया गया है, जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसे संस्कृत भाषा में सबसे पहले जारी की गई थी। एक मिनट, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसे संस्कृत भाषा में सबसे पहले जारी किया गया था। तो ये जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बता रहा है। वैसे पुलकेशिन द्वितीय जो है इनका ऐहोल अभिलेख है। इनके दरबारी कवि जो थे रवि कीर्ति, इसके द्वारा इनकी रचना की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऐहोल अभिलेख है किसके द्वारा रचा गया है, तो रवि कीर्ति के द्वारा रचा गया है, जो पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे, दरबारी कवि थे। अशोक के जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें कारुबाकी एवं तिवर का उल्लेख मिलता है। कारुबाकी इनकी रानी थी अशोक की, उन्हीं का उल्लेख मिलता है इसमें, तो इसके बारे में दिया गया है। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसकी रचना संधि विग्रह जो हरिसेन थे इनके कवि थे समुद्रगुप्त के, इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है कि भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है इसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो आपसे एक बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एरन अभिलेख में मिलता है, इसे आप याद रखेंगे। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। अब भानुगुप्त कौन है, सती प्रथा जो हुआ था ये गोपराज नामक सैनिक की पत्नी थी, इन्हीं के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उदयगिरि गुहा लेख के अनुसार
संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। इनका जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उद्देश्य था, क्या करना था इनको, इनका उद्देश्य था कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना है। और किसके अभिलेख से मिलता है, तो उदयगिरि का जो लेख है, गुहा लेख, उसी के अनुसार उसी से पता चलता है। नेक्स्ट है तुमुन अभिलेख में कुमार गुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। वैसे ही स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हुन के आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जनेन्द्र कहा गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे किसके संबंधित, तो अभिलेख से संबंधित थे। ठीक है, अब विदेशी अभिलेख देख लेते हैं। ये तो हमारे भारतीय अभिलेख थे जिनसे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी अभिलेख मिले हैं, जैसे कि बुगाजकोई अभिलेख। बुगाजकोई अभिलेख जो है इसे एशिया माइनर माना जाता है, जो कि मध्य एशिया में है। ये 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नक्षत्र के नाम उल्लेखित है। यानी जो बुगाजकोई अभिलेख है इसमें देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वैसे यह हेलियोडोरस जो कि यूनान के राजदूत थे, इनका गरुड़ स्तंभ लेख भगवत धर्म जो कि वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। कौन, इन हेलियोडोरस के जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है वो। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक के बारे में चलिए जानते हैं। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ आधुनिक लेखक, प्राचीन लेखक के बारे में तो जान गए प्राचीन भारतीय इतिहास के, लेकिन कुछ आधुनिक लेखक भी हुए जिनके द्वारा बहुत सारी रचना की गई थी। जैसे कि 1776 में मनुस्मृति जो थे, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था एक कोड ऑफ जेंटुज लॉज के नाम से। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था। ठीक है, वैसे सर विलियम जोन्स थे जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स को माना जाता है। उन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस इनका पूरा नाम है। उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, 1785 में। वैसे विसेंट आर्थर स्मिथ जो है की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत के सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का जो सुव्यवस्थित इतिहास है उसको किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया गया। इसके लेखक जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ है। ठीक है, एक ब्रिटिश इतिहासकार है A.L. बैसम, उन्होंने वंडर दंट वाज इंडिया लिखी थी। ठीक है, D.D. कौनसम्बी की कृति है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत माना जाता है। तो ये कुछ आधुनिक लेखक हो गए। तो जो स्रोत से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टॉपिक थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुका है। लगभग आपको इससे बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि NCERT से लेकर के जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक होता है उसे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे क्वेश्चन इसमें ले लिया गया है, उससे टॉपिक ले लिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।